आज देश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान किया गया है। आज देश के लगभग 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान हुआ है। 1717 उम्मीदवार मैदान में रहे। उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। चौथे चरण में कई दिग्गज मैदान में रहे हैं, जिन पर सबकी नज़र टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक सांसद हैं। 2019 के चुनाव में पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराकर जीत हासिल की थी। हैदराबाद से एआईएमआईएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी मैदान में है। यहाँ बीजेपी ने अभिनेता से नेता बनी माधवी लता को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर बंगाल की कृष्णनगर सीट की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख नेता महुआ मोइत्रा मैदान में हैं। वे फिलहाल केस फॉर क्वेरी मामले का सामना कर रही हैं। उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार अमृता रॉय से होगा, जो कृष्णनगर राज परिवार से हैं। बिहार के बेगूसराय से बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने इंडिया ब्लॉक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा कर रहा है, जिसमें सीपीआई नेतृत्व कर रही है और उसे कांग्रेस, राजद और अन्य वाम दलों से समर्थन मिल रहा है। 2019 के चुनाव में यहां से कन्हैया कुमार ने चुनाव लड़ा था। इस साल सीपीआई ने अपने पूर्व विधायक अवधेश राय को संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। बर्धमान दुर्गापुर से मौजूदा भाजपा सांसद एसएस अहलूवालिया को आसनसोल से पार्टी का उम्मीदवार चुना गया है। उनको पवन सिंह की जगह टिकट मिला था। इस सीट पर टीएमसी ने अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा है। तो सभी सीटों का समीकरण समझेंगे कि किस सीट पर आखिर कौन हावी है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अनुराग नेता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज देश के 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और अगर हम 2019 की बात करें या 2014 की बात करें, बीजेपी का ग्राफ इन सभी सीटों पर बड़ा है। लेकिन अब की बार समीकरण कुछ अलग हैं, समीकरण बदल चुके हैं। आपको क्या लगता है, अब की बार बीजेपी के खाते में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आने की उम्मीद है? अब की बार थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है? जी देखिए, इस बार जो चुनाव हुए हैं वो अगर आप देखा जाए तो आंध्र प्रदेश की 25 की 25 सीटें के चुनाव हुआ है, जहां पे भाजपा को फायदा होगा। कम से कम एनडीए गठबंधन को 7 से 8 सीट का फायदा होगा। फिर अगर आप देखा जाए तो तेलंगाना में 17 की 17 सीटों पे चुनाव हुए हैं। भाजपा पिछली बार 4 सीट जीती थी और इस बार भी 5 से 6 सीट भाजपा जीत सकती है जी। और अगर बात की जाए, उड़ीसा में भी चुनाव हुए हैं कुछ सीटों पर और उड़ीसा में भी पिछली बार के मुकाबले भाजपा ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अब अगर बात की जाए, यूपी में भी करीब 13 सीटों पे चुनाव हुए हैं, जिसमें कि ज्यादातर सीटों पे, पिछली बार तो सभी सीटों पे भाजपा को जीत मिली थी, इस बार भी ज्यादातर सीटों पे भाजपा ही आगे नजर आ रही है। कन्नौज एक सीट है जिसपे समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ रही है। उसके अलावा जो आपकी सीट है इटावा, उस पे भी समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है, उस पे भी मजबूती से लड़ रही है। तो 1 से 2 सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, बाकी सारी वापस से भाजपा जीत सकती है। और अगर बात की जाए बाकी की सीटों की, मध्य प्रदेश में वैसे ही भाजपा काफी मजबूत स्थिति में रहती है हमेशा, पिछले 2 बार से, तो इस बार भी काफी मजबूत स्थिति में। तो अगर देखा जाए तो ये वाला चरण जो है भाजपा के लिए फायदा ही लेकर आएगा। शायद पिछली बार से 2 से 3 सीटों का फायदा ही होगा, नुकसान इस बार कोई नहीं होगा। जैसे पहले 3 चरणों में हमने देखा कि भाजपा को कुछ सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस बार जो है भाजपा अच्छी इस बार जो इस चरण में जिस सीटों पे चुनाव हुए उससे भाजपा मजबूत स्थिति में है। जी अनुराग जी, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 11 सीटों पर मतदान हुए हैं, जिनमें पिछली बार 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा, 2 सीटों पर शिवसेना, 1 सीट पर एनसीपी और 1 सीट पर एआईएमआईएम। अब की बार वहां के आंकड़े क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए औरंगाबाद सीट पे वारिस पठान एआईएमआईएम के पिछली बार जीते थे जी। इस बार उनका जीतना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का अलायंस है
वो वहां पे ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, क्योंकि जो माइनॉरिटी वोट है वो एक तरफा कहीं ना कहीं जो महाविकास आघाड़ी है उसकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है इस बार। और अगर आप दूसरी सीटों की बात की जाए तो भी जो सीटें शिवसेना ने जीती थी, अब शिवसेना 2023 में शिवसेना के 2022 या 23 में शिवसेना दो भागों में बट गई, एक उद्धव ठाकरे की, एक हमारे शिंदे साहब की। तो अब जहां तक देखा जाए तो जो मैंने वहां के पत्रकारों से बात की तो वहां से ऐसी खबर आती है कि उद्धव ठाकरे जी के प्रति ज्यादा लोगों का झुकाव है और लोगों की सहानुभूति है, तो उद्धव ठाकरे गुट को वो वाली सीटें जा सकती है। और जहां तक बात रही इस महाराष्ट्र की, तो यहाँ जरूर भाजपा को या एनडीए को 3 से 4 सीट का नुकसान हो सकता है। अनुराग जी, अब बंगाल की एक सीट है आसनसोल, यहाँ से पहले बीजेपी की तरफ से गायक पवन सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने वहाँ से लड़ने से मना कर दिया था। उसके बाद बीजेपी ने एसएस आहलूवालिया को वहाँ पर उतारा है, लेकिन उनके सामने शत्रुघ्न सिन्हा है। अब 2019 में जो बाबुल सुप्रियो थे, बीजेपी की तरफ से वो चुनाव लड़े और उन्होंने चुनाव जीता भी, लेकिन उन्होंने चुनाव जीतने के बाद टीएमसी का दामन थाम लिया। फिर वहाँ पर उपचुनाव हुए तो शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी कैंडिडेट को हराकर अपनी दावेदारी दिखाई। अब की बार वहाँ के समीकरण क्या कहते हैं? जी देखिए, जैसा कि आपने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी के टिकट पे इस बार। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ही आप हम सभी जानते हैं बिहार से आते हैं और पिछली बार उन्होंने पटना साहिब से टिकट लड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने टीएमसी के टिकट पे आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कड़ा मुकाबला जरूर है, दोनों दिग्गज नेता है और कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन जिस तरीके से समीकरण जो कहते हैं कि टीएमसी का पलड़ा थोड़ा सा बंगाल में भारी रहेगा। एक बंगाल की सीट और है कृष्णनगर, वहाँ से टीएमसी की महुआ मोइत्रा चुनाव लड़ रही हैं और इस सीट पर बीजेपी लास्ट बार 1999 में जीती थी, फिर अभी तक बीजेपी की कोई सीट नहीं निकल पाई है वहाँ से। अब की बार क्या? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यहाँ पे टीएमसी इस क्षेत्र में पहले से ही मजबूत स्थिति में, इसलिए उन्होंने महुआ मोइत्रा को भी उतारा है। हालांकि भाजपा जरूर उनपे जो है काफी तरीके के आरोप महुआ मोइत्रा पे उन्होंने लगाए हैं भ्रष्टाचार के, और इसको एक मुद्दा बना रही है वहां पे ताकि उनको जीत मिल सके। हो सकता है कुछ फायदा मिल सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि टीएमसी का पलड़ा यहाँ पे भारी। अनुराग जी, बेगूसराय से पिछली बार गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को करीब 4 लाख वोटों से हराया था। अब कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका यहाँ पर भी विरोध हो रहा है। अब की बार बेगूसराय सीट पर सीपीआई के कैंडिडेट दोबारा गिरिराज सिंह के सामने हैं। आपको क्या लगता है कितनी टक्कर वो गिरिराज सिंह को दे सकते हैं वहां पर? देखिए, अगर पिछली बार के आप समीकरण देखेंगे तो पिछली बार जो सीपीआई है वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं था पिछले लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल। ये तो 3 तरफा मुकाबला हो गया था, एक राजद का कैंडिडेट, एक गिरिराज सिंह भाजपा के और एक सीपीआई के कन्हैया कुमार। तो करीब करीब 3 तरफा मुकाबला था, तो विपक्ष का वोट बटा हुआ था। इस चक्कर में जो है गिरिराज सिंह जी को इस चीज का फायदा मिला और वो जीते। और कन्हैया कुमार को सीपीआई में बिना गठबंधन के भी 1 लाख के आसपास वोट मिले थे पिछली बार। तो ये दिखाता है कि, लेकिन इस बार जो समीकरण ऐसे हैं कि इस बार जो है महागठबंधन पूरा, और जो सीपीआई है लेफ्ट पार्टी भी महागठबंधन का ही हिस्सा है, और जो है वो फाइट सीधी की सीधी गिरिराज सिंह और सीपीआई के कैंडिडेट के बीच में है। और वहां पे उस क्षेत्र में अच्छा खासा सीपीआई का प्रभाव भी है, लेफ्ट फ्रंट का प्रभाव है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला है। और जहां तक मेरे को खबर आ रही है कि गिरिराज सिंह वहां पे जो है उनके खिलाफ एक तरीके की एंटी इनकम्बेंसी भी है पिछली बार की। तो इस बार जहां तक है सीपीआई का कैंडिडेट भी उनको हरा सकता है, गिरिराज सिंह हार सकते हैं इस बार। चलिए, वो तो आने वाला समय बताएगा। हैदराबाद की सीट इस समय चर्चाओं में बनी हुई है और उसकी वजह है बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता। करीब 4 दशकों से वहाँ पर ओवैसी परिवार का कब्जा है,
लेकिन आपको क्या लगता है कि माधवी लता उनको टक्कर दे पाएंगे? हालांकि आज उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए हैं कि वहां पर फर्जी वोटिंग की गई है उनके खिलाफ। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम सबको पता है कि ये जो ओवैसी परिवार है और एआईएमआईएम जो है उसका गढ़ है ये सीट हैदराबाद, हम्म। तो वहां पे वो हमेशा ही जीतते आए हैं और बहुत समय से जीतते आए हैं। हालांकि बीजेपी ने अच्छी कोशिश की, इस बार कैंडिडेट भी अच्छा दिया है, लेकिन जहां तक ये समीकरण कहते हैं कि एआईएमआईएम पार्टी की वहां बहुत अच्छी खासी पकड़ है जी। और लोगों में बहुत अच्छी उसकी एक तरीके से प्रभाव है, तो वहां वो सीट जीतना भाजपा के लिए अत्यंत मुश्किल होगा। एक सीट है बरहमपुर बंगाल से, वहां पर टीएमसी ने यूसुफ पठान को उतारा है, लेकिन उनके सामने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं जो 1999 से आज तक चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने यूसुफ पठान को उतार कर गलती की है? जी, ये देखिए कि जरूर इसमें जो है अधीर रंजन चौधरी जी काफी समय से वहां जीतते आए हैं। हाँ। और एक तरह से ये जो है मुर्शिदाबाद और मालदा, ये दो सीटों पे जो है कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव है जी। और इसमें अल्पसंख्यक की जो संख्या है वो भी काफी ज्यादा है, हाँ। 50% से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो है वो अधीर रंजन चौधरी साहब जो हैं वो ही, उन्हीं का पलड़ा भारी है और वो वापस से ये सीट जीत सकते हैं। हालांकि यूसुफ पठान को उन्होंने उतारा है। यूसुफ पठान जाने माने क्रिकेटर हैं, लेकिन अभी वो उनको जो है जो पॉलिटिक्स है और जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, अभी अनुभव कम है पॉलिटिक्स का। हाँ, अनुभव कम है उनको पॉलिटिक्स का, तो और इतने अनुभवी कांग्रेस के खिलाड़ी के सामने अगर वो आए हैं तो जरूर एक चर्चा तो है इस सीट की, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीट अधीर रंजन चौधरी निकाल देंगे और ये शायद इकलौती सीट ऐसी होगी कांग्रेस की जहां पे कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। श्रीनगर में अब की बार 25 साल का पुराना रिकॉर्ड टूटा है। वहां पर वोटिंग 25 साल के मुकाबले अब की बार काफी ज्यादा हुई है, तो क्या लगता है? श्रीनगर में देखिए, ये भाजपा का हमेशा से ही एक कमजोर कड़ी रही है अगर आप देखें तो। और यहाँ पे इस तरह इस बार लेकिन जो है थोड़े सालों में जम्मू क्षेत्र में तो भाजपा का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन श्रीनगर में अभी भी जो है वो पीडीपी और जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी, इनके बीच में ही ज्यादा जो है लड़ाई रहती है और प्रभाव इन्हीं दोनों का ज्यादा है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो इस बार भी तीन तरफा मुकाबला है। बीजेपी भी है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी अलग से चुनाव लड़ रही है जी। तो तीन तरफा मुकाबला है और मामला जरूर रोचक हो सकता है थोड़ी सी सीटें भाजपा खींच भी सके, थोड़ी सी वोट भाजपा खींच सके। और ये भी देखना होगा क्योंकि जो 370 हटाने के बाद ये पहली बार वहां पे चुनाव हो रहा है जी, लोकसभा का चुनाव, तो ये भी एक तरीके से बीजेपी के लिए एक तरीके की जो है एक परीक्षा भी है कि कितना वो सफल हो पाए हैं वहां के लोगों को समझाने में कि जो है ये चीज सही थी और विकास वहां हो रहा है। तो ये एक तरीके से परीक्षा भी है, लेकिन भाजपा वहां कमजोर स्थिति में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का गठबंधन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। अनुराग जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछली बार कन्नौज सीट से डिंपल यादव की हार हुई थी। अब की बार खुद अखिलेश यादव ने वहां पर मोर्चा संभाला है। सुब्रत पाठक को कितनी टक्कर अखिलेश यादव दे सकते हैं? कन्नौज की सीट पे क्योंकि डिंपल यादव जी लड़ रही हैं तो बहुत ही कड़ा मुकाबला इस बार होगा। पिछली बार भी सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, अगर मेरे को याद हो तो शायद 40-50 हजार के आसपास ही सीटों का अंतर रहा होगा। बिल्कुल। तो इस बार भी जो है कड़ा मुकाबला है। कन्नौज एक सपा की जो है सपा की काफी प्रभाव है उस सीट पे और सपा का एक तरह से गढ़ माना जाता है। इसके साथ साथ ही इसके पास की सीट इटावा जो है, इटावा में भी समाजवादी पार्टी काफी मजबूती से लड़ रही है। तो ये दो सीट, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा
कि ये 2 सीटें ऐसी है इस चरण में जहां पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीत सकते हैं। तो अब की बार पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान करना पड़ सकता है। हो सकता है, ये कहीं कहीं ना कहीं संभव है। पिछली बार जो इस चरण में सीटें हैं, पिछली बार आधे से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो अब की बार बीजेपी को इस चरण में काफ़ी सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। इस चरण में नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ कुछ राज्यों में जरूर, जैसे महाराष्ट्र में और यूपी में इनको कुछ हद तक नुकसान हो रहा है और बिहार में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो आंध्र प्रदेश में एनडीए टीडीपी के साथ मिलकर लड़ रही है, भाजपा से 6 सीटों पे लड़ रही है केवल, और बाकी 19 सीटों पे जो अन्य पार्टियां हैं टीडीपी और जनसेना वो लड़ रही है। तो यहाँ जो है, यहाँ पे एनडीए की सीटों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। फिर इसके अलावा अगर आप देखो तेलंगाना में भी भाजपा अच्छा कर सकती है और 1-2 सीटों का फायदा भी हो सकता है। और उड़ीसा में भी जो है भाजपा को 1 या 2 सीटों का फायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को इस चरण में कम से कम मैं नुकसान नहीं देखता। पहले के 3 चरणों के मुकाबले ये चरण भाजपा के लिए ज्यादा मजबूत रहेगा। अनुराग जी, ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जिसमें बीजेपी ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था। मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान आज हुए हैं और 8 की 8 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। अब की बार क्या लगता है, किस सीट पर बीजेपी कमजोर है? इस बार भी मेरे को ऐसा लगता है कि भाजपा मजबूत स्थिति में है, काफी हद तक मजबूत स्थिति में है। हालांकि जो शिवराज सिंह चौहान को जो वहां से हटाया गया, कुछ लोग नाराज जरूर हैं भाजपा के कार्यकर्ता इस चीज से, लेकिन फिर उनको जो है एमपी का टिकट जो है दे करके और उनको सेंटर में बुलाने की बात भी कही है। तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल भाजपा ने किया है। तो जहां तक है, हो सकता है थोड़ा बहुत वोटों का अंतर आ जाए। जिस भव्य जितने सीटों से पिछली बार जीती थी उससे थोड़े से कम सीटों से जीते, लेकिन भाजपा इस बार भी मध्य प्रदेश में मजबूत स्थिति। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 5 सीटों पर मतदान हो रहा है और इसमें से 2 सीटें बीजेपी के खाते में पिछली बार आई थी। माफ कीजिए, 3 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, एक लोक जनशक्ति पार्टी और एक जनता दल। जी बिल्कुल। तो एक तरह से अगर आप देखा जाए तो ये पांचों की पांचों सीटें एनडीए ने जीती थी। हाँ। एक जेडीयू ने, एक चिराग पासवान की पार्टी ने और 3 भाजपा ने। लेकिन इस बार मुकाबला इतना आसान नहीं होगा भाजपा के लिए, क्योंकि इस बार जो है अगर आप देखा जाए तो तेजस्वी यादव जी काफी मजबूती से लड़ रहे हैं चुनाव, और तेजस्वी यादव जी की काफी हद तक लोकप्रियता उनकी बढ़ी है पिछले चुनाव के चलते, और जब से नीतीश कुमार जी ने उनसे अलग भी हुए हैं और काफी हद तक उन्होंने नौकरियों वगैरह का उन्होंने काम भी किया, कुछ नौकरी देने का, तो उससे बिहार की जो जनता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है। और उनको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी से उनको कहीं ना कहीं एक नाराजगी है, क्योंकि 2 से 3 बार पिछले करीब 3 साल में 3 बार वो पलटी मार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस बार भाजपा के लिए सभी सीटों पे एक अच्छा कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और जहां तक पत्रकारों से बात हो रही है, वरिष्ठ पत्रकारों से, वो ये कह रहे हैं कि इस बार लगभग 18 सीटों के आसपास महागठबंधन जीत सकता है बिहार में, और एनडीए करीब 22 सीटों पे सिमट सकता है। अनुराग जी, ये जो गठबंधन की नींव रखी थी ये सबसे पहले नीतीश कुमार ने रखी थी। दिल्ली में सभी विपक्षी दलों को जोड़ने का काम नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन वो बाद में खुद ही बीजेपी में आ गए और बिहार में वो इतने गठबंधन कर चुके हैं कि अब तक वो 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो क्या इस चीज का प्रभाव बिहार की जनता पर नहीं पड़ता? नहीं जी, बिल्कुल इस चीज का प्रभाव बिहार की जनता में पड़ेगा। इस बार आपको चुनाव में देखने को भी मिलेगा, क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको कहा कि इस बार आपको जो आपको नतीजे मिलेंगे उसमें जरूर भाजपा और एनडीए को नुकसान देखने को मिलेगा। ज्यादा नुकसान
जेडीयू को देखने को मिलेगा। जी अनुराग जी, आने वाले चरणों में दिल्ली में भी चुनाव होना है और केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। केजरीवाल के जेल से बाहर आने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा वहां की सीटों पर? जी देखिए, पहले से ही यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बन गया था। एक तो उसी से कुछ फायदा, गठबंधन होने से भी कुछ फायदा मिलता है कि वोटों का बंटवारा नहीं होता है, सेक्युलर वोट जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखा जाए तो उनको जेल भेजा गया, तो उससे उनको सहानुभूति, एक तरीके से सहानुभूति मिली। तो जहां तक है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो चांदनी चौक की जो सीट है, मैं तो खुद दिल्ली का हूँ, तो मैंने जहाँ पे लोगों से बात की तो चांदनी चौक की जो सीट है वहां पे जो जयप्रकाश अग्रवाल जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो काफी मजबूत कैंडिडेट है। और चांदनी चौक की सीट लगभग ये तो है कि चांदनी चौक की सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। इस बार कांग्रेस वहां से लड़ रही है, गठबंधन में कांग्रेस को वो सीट दी गई है। और जो बाकी की जो 6 सीटों हैं, 6 की 6 सीट है, उन सब पे कड़ा मुकाबला है। तो करीब 3 से 4 सीट जो है इस बार गठबंधन जीत सकता है, इंडिया अलायंस, और 3 से 4 सीट एनडीए जीत सकता है। और अगर आप देखें तो जो सोमनाथ भारती जो हैं, जो न्यू दिल्ली से लड़ रहे हैं, वो भी काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि वो एमएलए भी हैं, और बतौर एमएलए भी वो 2 बार जीते हैं, और उन्होंने काफी उनके काम की अच्छी चर्चा होती है। तो वो भी एक मजबूत कैंडिडेट भी है उन्होंने। गठबंधन ने अब की बार मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उतार दिया है। जी बिल्कुल, ये देखिए, जैसे कांग्रेस के तो कुछ लोग नाराज भी हैं इस चीज से, इनका विरोध भी हुआ, क्योंकि वो ये मानते हैं कि कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं बिहार से आते हैं और दिल्ली के नहीं हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की अगर मजबूरी देखें या कांग्रेस की सोच देखें, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भाजपा ने मनोज तिवारी को उतारा, इसीलिए, जो खुद भी भोजपुरी हैं, जो खुद भी बिहार से आते हैं, इसीलिए शायद कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा। और वहां पे जो है बिहार के लोगों की, रहने वालों की संख्या काफी ज्यादा है भी उस क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक दिलचस्प मुकाबला होगा। अनुराग जी, विरोध तो उदित राज वाली सीट का भी चल रहा था कांग्रेस के अंदर। उन्होंने उदित राज का भी विरोध किया, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली, जो अब बीजेपी में आ चुके हैं, उन्होंने भी विरोध किया था। तो उस सीट के समीकरण क्या कहते हैं? जी देखिए, ये तो जो जिसको टिकट नहीं मिलता है, जो टिकट चाह रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं अगर किसी और को टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं नाराज होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ये विरोध होता ही है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता विरोध कर रहा है उदित राज का, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये भी एक तरीके से जो है एक मजबूत मुकाबला और मजबूत टक्कर कांग्रेस देगी इस सीट पे भी बीजेपी भाजपा को। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हो सकता है कि ये सीट भाजपा फिर से निकाल ली जाए। चलिए ठीक है अनुराग जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं और कुछ सीटें ऐसी रहीं जो पहले से ही सुर्खियों में थी। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की सीट सुर्खियों में इस वजह से बनी रही, वहां पर बीजेपी ने माधवी लता को अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने अपनी बयानबाजी से जनता को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की। हालांकि इसके अलावा इस चरण में उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट भी है, जहां से खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर पिछली बार उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ी, जो सुब्रत पाठक के आगे हार गई। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।